पर्वतों से होड़ लगाना आसान नहीं, अपने और परायों में फर्क नहीं करना आसान नहीं है। हिम्मत उसी में जिसने उसूलों पर जी है जिंदगी। भूखंडों के तो कई मालिक बने, लेकिन आसमान सी ऊंचाइयां उसी ने पाई जो भूखा रहकर भी लोगों की फिक्र करता रहे। जीवन में जब कुछ नहीं था तब भी लोगों के बीच में रहा। आज सब कुछ है फिर भी लोगों के बीच में है। न तब कोई पराया था न अब कोई पराया है। वो दिवाली राजभवन में नहीं गांव में मनाता है ऐसी शख्सियत उसकी, पर्वतों को भी उसने झुका दिया है। वो भूखंडों का स्वामी नहीं, गरीबों के दिलों का राजा है। उत्तराखंड देवभूमि। यहां सुबह होती देखी जा सकती है। शाम को पर्वतों के पीछे छुपता सूर्य भी नजर आ जाता है। पर्वतों से गिरते झरने, कल कल प्रवाहित होती नदियां, हरे भरे पहाड़ और ऊंचा हिमालय बरबस मन को आकर्षित करता है। लेकिन ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि पहाड़ों पर सितारे भी चमकते हैं, जो आसमान के सितारों से होड़ लगाते नजर आते हैं। इनकी चमक भी आसमान के सितारों से कहीं ज्यादा नजर आती है। आपको शायद यकीन नहीं हो, उत्तराखंड की भूमि पर जो सितारे पैदा हुए उनकी गिनती आसान नहीं। लेकिन जिन सितारों ने राजनीति में अपनी चमक बिखेरी, उनमें गोविंद बल्लभ पंत, हेमवती नंदन बहुगुणा, नारायण दत्त तिवारी जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं। वहीं मौजूदा वक्त में सियासत के आसमान पर जो सितारा अपनी चमक बिखेर रहा है वो राजा नहीं है, फकीर है, जो उत्तराखंड के बागेश्वर के एक अति दुर्गम इलाके चेट्टा बगड़ में पालना धूरा में एक साधारण परिवार में पैदा हुआ। वो कोई और नहीं, भगत सिंह कोश्यारी हैं। माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी का पूरा जीवन सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के लिए हमेशा से एक प्रेरणा का कारण है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही सामान्य परिवार में जन्म लिया और उसके बाद पूरे जीवन भर लगातार संघर्ष करते हुए अपनी सादगी से, सरलता से और अपनी निश्चलता से हमेशा उन्होंने संपूर्ण समाज के लिए काम किया। उत्तराखंड और आज पूरे देश को सभी प्रकार से अपना योगदान दे रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं उनको कहूँगा कि सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में वो एक शिखर पुरुष हैं। भगवान उनको शतायु बनाए, उनको दीर्घायु बनाए, जिससे कि उनका मार्गदर्शन हमेशा देश के ऐसे चाहने वाले उनके शुभचिंतकों को लगातार प्राप्त होता रहे। दरअसल भगत सिंह कोश्यारी ने पहाड़ की कठिन परिस्थितियों में जीवन बिताया है, या यूं कहें कि वो इन पहाड़ों में संघर्ष करते हुए पले और बढ़े हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी गांव में ही हुई है। उसके बाद शामा, कपकोट, पिथौरागढ़ होते हुए वे उच्च शिक्षा के लिए अल्मोड़ा गए, जहां उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। उन्हें सरकारी नौकरी भी मिली, लेकिन उन्होंने छात्र जीवन में ही अपना लक्ष्य तय कर लिया था। वो नौकरी से इस्तीफा देकर अपने गांव लौट आए। असल में भगत सिंह कोश्यारी को अपने गांव और पहाड़ से बहुत लगाव है। खासकर तीज त्योहारों के वक्त उन्हें अपने गांव में प्रवास करना बहुत पसंद है। वो आदमी रियल सेंस में फकीर है, राजनीतिक फकीर है ना उसका, और मस्त है। और मुझे लगता है कि उन्हें पहाड़ का बहुत बिरले ही ऐसे नेता हैं कि जो पहाड़ का चप्पा चप्पा घूमे हुए होंगे। उनकी बस ये शौक़ है हर वक्त चलते रहना, पहाड़ की ऊंचाइयाँ चढ़ते रहना, लोगों से मिलता रहना, आम आदमी की तरह रहना, आम आदमी की तरह जीना, आम आदमी की तरह खिचड़ी वो खाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा उनका खाने का भी शौक़ नहीं है। तो इस तरह का उनका जीवन है। दूसरी बात है कि मुँहफट भी है,
जो आता है, मतलब ये नहीं कि मन में कुछ है और बाहर कुछ है। हम भी जब मिलते हैं तो कई बार वो हमको भी कटु शब्द भी बोल देते हैं, लेकिन उनके कड़वे शब्द भी हमें अच्छे लगते हैं। हमें इसलिए अच्छे लगते हैं, ये आदमी कितना स्पष्ट बात करता है, हमारे बारे में कम से कम चापलूसी नहीं करते हैं। हमारी कमियां जो हमारे सामने बोलते हैं, देखो तुम्हारे में ये कमियां हैं, वो क्योंकि आज की राजनीति में ऐसा होता नहीं है। लोग सामने सामने कुछ बोलते हैं और पीठ पीछे कुछ बोलते हैं। तो ये उनका है, उत्तराखंड की राजनीति में उनका ये चीज़ें हैं। दूसरी बात यह है कि वो उनको पहाड़ की समझ है, जो कि यहाँ के नेताओं, ज़्यादातर नेताओं को पहाड़ की समझ नहीं है। भगत सिंह कोश्यारी का जन्म 17 जून 1942 को हुआ। वे अपने पिता की 9वीं संतान थे। उसके बाद जगत सिंह और फिर नंदन सिंह जी पैदा हुए। उनसे पहले उनकी 8 बहनें थीं। उनका पुश्तैनी घर अब भी चेट्टा बगड़ की पालनाधुरा में है, जहां उनके परिजन रहते हैं। हालांकि उनके भाई जगत सिंह कोश्यारी जी पालनधुरा के नीचे खिमला गांव में रहते हैं। वहीं सबसे छोटे भाई नंदन सिंह जी पिथौरागढ़ के एचोली गांव में प्रवास करते हैं। खिमला गांव सड़क से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। उनके गांव के नजदीक जिस जगह तक सड़क पहुंची है, उस जगह को लोईटा बगड़ के नाम से जाना जाता है, जहां कुछ दुकानें हैं। उन्हीं दुकानों से ग्रामीण रोजमर्रा की जरूरत की चीजें खरीदते हैं। भगत सिंह कोश्यारी जी को उनके बचपन के साथी और गांव वाले खूब याद करते हैं। उनके मुताबिक पहले चेट्टा बगड़ इलाके को कोई नहीं जानता था, लेकिन जब भगत सिंह कोश्यारी जी ने उत्तराखंड और देश की राजनीति में मुकाम बनाया, तब उस इलाके को भी पहचान मिली। उसी के बाद उस इलाके में विकास कार्य भी हुए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं। कोश्यारी का नाम इंडिया तो इंडिया, बाहर देश भी आपने उजागर कर दिया। कौन जानता था ये कोश्यारी भी एक जात है करके। हम तो कुएं के माडक ठहरे। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लोईटा बगड़ से खिमला गांव तक पहुंचना आसान नहीं है। बरसात के दिनों में आवाजाही में मुश्किल होती है। दरअसल लोईटा बगड़ और खिमला गांव के बीच में एक नदी पड़ती है, जो ग्रामीणों का संपर्क प्रभावित करती है। कई बार ग्रामीण बरसात के दिनों में खुद भी आवाजाही नहीं करते। इसकी वजह नदी में उफान आने का डर होता है। हालांकि सामान्य दिनों में नदी इलाके की सुंदरता में 4 चांद लगाती है। उसका पानी काफी साफ है, जो कि पीने योग्य भी है। लोईटा बगड़ से खिमला गांव तक पैदल ही पहुंचा जा सकता है, इसलिए बाहर से आने वाले लोगों को भी पैदल ही चलना पड़ता है। रास्ता थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन यात्रा रोमांचक लगती है। वहां नदी, पहाड़ और घाटी के एक साथ दर्शन हो जाते हैं। भगत सिंह कोश्यारी जी की तरह ही उनके भाई जगत सिंह जी भी साधारण जीवन जीते हैं। वे बड़े ही साधारण व्यक्ति हैं। उनमें महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य के राज्यपाल के भाई होने का कोई गुमान नजर नहीं आता है। साधारण सा घर, आंगन में बंधी गायें, खेतों में फलदार पेड़, साग सब्जियां और फसल उनके जीवन का हिस्सा है। वो 78 साल की उम्र में भी खेती का कार्य करते हैं। उन्हें अपने बड़े भाई भगत सिंह कोश्यारी जी से बड़ा लगाव है। 10 साल में उन्होंने क्लास पास कर दिया। उन दिनों आजकल ही नहीं कर पा रही। 10 साल में 11वां लगा था। प्राइमरी तो यही था जी। महरगाड़ी नाम था इसका, अभी भी महरगाड़ी नाम है प्राइमरी का। तो वो शामा चले गए थे जूनियर में। अच्छा। जूनियर शामा था उन दिनों। वो भी प्राइवेट संस्था थी, सरकारी थी, इतना तो मुझे पता नहीं है जी। तो अब उनके लिए वो ले जाना ठहरा कभी कभी मैं शामिल खाने के लिए राशन। वहीं रहने घर में था, चिंता होती है कहने वाली ठहरी। जब जो लाड़ा ठहरा सबसे ना मुश्किल से 8 लड़कियां ठहरी। 8 लड़कियों में 9वें ठहरे, इसलिए उनका प्यार होने वाला ही ठहरा। आजकल का पढ़ा लिखा होते तो आजकल दूसरा जमाना है। क्योंकि अब वो जमाना गया ना पुराना तो माया मोह वैसी बहुत ठहरी। जब शुरू दिन मेरी वो भाई साहब वहाँ जा रहे थे, पिताजी पहुँचाने को जा रहे थे शामा, तो माँ गई धार में ये। अब जहाँ तक दिखाई देनी है उधर को ना, वहाँ ठीक ही ठहरा। रोते रोते सुबह कहाँ गई, ऊपर को गई। वो कहाँ दिखाई देता वो गधेरे में, क्योंकि
कई दिनों तक होती थी माता। उसके बाद घर आई तो सो गई, रोने लगी, मतलब सो थोड़ी गई। वही बेहोश जैसी होगी कि बहनें ठहरी उन दिनों यहाँ समझा बुझा करके कि थोड़ा बोला, वैसे होता ही है ना, आदि तो अधिक होता है। चेट्टाबगड़ से आगे करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर थल है। वहां के कई परिवार भगत सिंह कोश्यारी को अपना अभिभावक मानते हैं। उन्हीं में एक शशिकला और मनोहर सत्याल का परिवार भी है। ये लोग भगत सिंह कोश्यारी जी से उस वक्त से जुड़े हैं जब वे पिथौरागढ़ के सरस्वती शिशु मंदिर में शिक्षण कार्य करते थे। शशिकला के मुताबिक कोश्यारी जी को चावल और सूजी के सेल बहुत पसंद है। चावल के या सूजी के सेल बड़े अच्छे लगते हैं, तो खाएंगे तो उनको साथ ले जाएंगे, थोड़ा डाल दो फिर चलो। उससे पेट खराब है मेरा, पर जीभ तो मांगती है। लाइक पिता तुल्य मेरा उनसे संबंध रहा है ना। हमारे सुख दुख हर समय उन्होंने हमारा साथ दिया। आज तो चलो पद में हैं तो सभी हुए, तब थे जब वो बहुत उन्होंने पार्टी के लिए जो स्ट्रगल किया, कंधे में एक पंखी और एक क्या तौलिया लेके तो वो घर घर गांव गांव जाते थे, फिर शाम को लौट के आते थे, या कभी फिर सत्याल जी उनके साथ जाते या कभी उनका साथ करते। पैदल पैदल उन्होंने यहाँ से इस पूरे मतलब ये सेंटर थल सेंटर है, तो यहाँ से वो सब जगह उन्होंने बीजेपी का झंडा और डंडा खड़ा किया है। भगत सिंह कोश्यारी का शुरुआती कर्म क्षेत्र पिथौरागढ़ रहा है, जो कि उत्तराखंड के सुंदर पहाड़ी शहरों में से एक है। यहाँ की आबो हवा भी बहुत लुभावनी है। यहाँ का जन जन कोश्यारी जी से प्रेम करता है। वहीं पिथौरागढ़ में उनके संघर्षों की भी खूब चर्चा होती है। मैं काफ़ी पुराना इस पिथौरागढ़ का रहने वाला हूँ। यहाँ सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के जहाँ प्राचार्य थे कोश्यारी जी, उसी के बगल में मेरा मकान है यहीं पर, और मेरी नीचे एक मिष्ठान की दुकान भी है। तो मुझे अच्छी तरह याद है, आया करते थे दुकान पे और थोड़ा सा दही मांगते थे, कहते थे भाई मुझे खिचड़ी खानी है, क्योंकि वो खाने पीने के ज़्यादा शौकीन नहीं रहे कभी भी, और बहुत अच्छे व्यक्तित्व थे वो। शिशु मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि जब वो बच्चों के आने से पहले यहाँ पर खुद अपने हाथों से इस प्रांगण में दरी वगैरह बिछा दिया करते थे। दरअसल पिथौरागढ़ के सरस्वती शिशु मंदिर में उन्होंने कई साल तक शिक्षण कार्य किया था। उस दौरान वे समाज सेवा के कार्यों से भी जुड़े हुए थे, जिसके चलते वो लोगों के संपर्क में आए और उन्होंने लोगों के दिलों में जगह बनाई। राजनीतिक जीवन जो रहा उनका ज़मीनी स्तर का रहा, हमेशा ज़मीन से जुड़े हुए रहे। और इसके साथ ही जब वो विद्यालय में यहाँ पर प्राचार्य रूप में थे, तो उनके बारे में कहा जाता था कि वो बहुत एक्टिव रहते थे इस विद्यालय के लिए, और इस विद्यालय को बनाने में भी उनका पूर्ण हाथ रहा। यहाँ पर पहले एक अन्य विद्यालय चलता था शिशु मंदिर में, उसके बाद जब वो उस विद्यालय को शिशु मंदिर में ही मर्ज करके उन्होंने यहाँ पर जो है कि अपने स्तर से जो है कि इस विद्यालय का निर्माण करवाया। भगत सिंह कोश्यारी को आज भी बच्चों से बहुत प्रेम है। उनके जानने वाले कहते हैं उन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर में शिक्षण कार्य के दौरान लड़कियों की शिक्षा पर काफी जोर दिया। वहीं गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए किताबें भी मुहैया कराईं। वे सभी बच्चों को समान स्नेह देते थे। तो शिशु मंदिर हो गया, विवेकानंद हो गया, यहाँ पर सारा उन्होंने किया, सारी चीज़ें। यहाँ की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए बचपन से ही उन्होंने प्रयास किया, और बचपन से ही हम उनके विद्यालय में पढ़ते भी थे, और वो हमारे शिक्षक भी रहे हैं। और उसके बाद इस पिथौरागढ़ में रहने के साथ साथ उन्होंने हर परिवार से उनका जुड़ाव था। 70 के दशक में देश की राजनीति में तेजी से बदलाव हो रहे थे। ऐसे में भगत सिंह कोश्यारी जी ने पिथौरागढ़ में एक अखबार का प्रकाशन शुरू किया, जिसका नाम पर्वत पीयूष था। ये अखबार आज भी छपता है, लेकिन जिस वक्त इस अखबार का प्रकाशन शुरू किया गया था, उन दिनों इसका प्रकाशन काफी महत्वपूर्ण था। एक तो ज्यादातर अखबार बरेली में छपते थे, जिन्हें पिथौरागढ़ पहुंचने में 2 दिन तक लग जाया करते थे। वहीं ताज़ी खबरें भी पढ़ने को लोगों को नहीं मिल पाती थी। ऐसे में पर्वत पीयूष अखबार सूचना का जरिया बना। इस अखबार के जरिए
कोश्यारी जी की निर्भीक पत्रकारिता भी सामने आई। पाठक उनके संपादकीय और निर्भीक टिप्पणी पढ़ने के लिए उत्सुक रहते थे। यही वजह थी कि पर्वत पीयूष अखबार की कॉपियां हाथों हाथ बिक जाया करती थीं। साल 1975 में जब देश में इमरजेंसी थोपी गई तो भगत सिंह कोश्यारी भी चुप नहीं रहे। उन्होंने राज्य में जन आंदोलन की अगुवाई की, जिसके चलते उन्हें जेल जाना पड़ा। ऐसे में अखबार के प्रकाशन पर भी संकट छाया। तब उन्होंने जेल से ही अपने छोटे भाई नंदन सिंह जी को अखबार का संचालन जारी रखने का संदेश भेजा, जिसके बाद अखबार के प्रकाशन की जिम्मेदारी उनके भाई नंदन सिंह जी ने अपने हाथों में ले ली। यहां तक कि प्रिंटिंग प्रेस का दरवाजा बंद करके अखबार निकाला गया। सौभाग्य से गई या जो भी गई है, अब मैंने उसी साल मैंने जो है एमए इसी डिग्री कॉलेज से, पिथौरागढ़ के डिग्री कॉलेज से मैंने एमए किया था। हालांकि मैं बहुत जानता नहीं था प्रेस और प्रिंटिंग प्रेस हो गया, पत्रकारिता के क्षेत्र में कभी देखा ही नहीं था। अब वो बंद हो गए तो उनने अल्मोड़े से संदेश दिया कि भाई इसको चला सकते हो तो चलाओ। तो हमने कहा भाई कोशिश करते हैं, और कोशिश की तो कठिनाइयाँ तो बहुत आई, बहुत दबाव आए। कभी उस समय ये था कि भाई ये क्यों चल रहा है पत्र, क्योंकि राजनीतिक दबाव बहुत था उसमें कि भाई ये पता नहीं पत्र चलाएंगे तो आगे इनकी छवि क्या होगी। तो अब थोड़ा संघर्ष तो हमको करना पड़ा, और जब तक वो जेल से मुक्त नहीं है तब तक मैंने उसको नियमित चला लिया जैसे तैसे। इमरजेंसी के दौरान भगत सिंह कोश्यारी करीब 19 महीने तक जेल में रहे। उस दौरान वो देश के कई बड़े नेताओं के संपर्क में आए। जेल से निकलने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। समाज सेवा का ध्येय पहले से ही था। अब वे राजनेता के तौर पर भी सक्रिय होने लगे थे। उन्होंने जनसंपर्क बढ़ाना शुरू किया। इस दौरान जो युवा उनके संपर्क में आए, उन्हें राजनीति में भी लेकर आए। माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी हमारे आदर्श हैं, और मुझको पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को और मंत्री धन सिंह रावत जी को, और अब हमारे बीच में नहीं हैं प्रकाश पंत जी को, ऐसे ही असंख्य लोगों को राजनीति में लाने वाले वही हैं। जब हम बचपन में थे, शाखा जाना, पार्टी के प्रति काम करना, जिस समय बहुत कम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, उस समय उन्होंने हम लोगों को आगे लाने की कोशिश की, कार्यकर्ता बनाया, युवा मोर्चा का काम सिखाया। जगह जगह लोगों के दुख और सुख में कैसे जाते हैं उनसे हमने सीखा। वो कितनी परेशानियों में क्यों न हो, कितने कष्ट में क्यों न हो, तो वो कहीं भी जाना होता था, कहीं दुख हो, कहीं सुख हो, कहीं कोई घटना दुर्घटना घटित हो, वहाँ माननीय कोश्यारी जी पहुँच जाते थे। भारतीय राजनीति में कई नेताओं ने शिखर को छुआ है, लेकिन जनता के मन को छूने वाले नेता गिने चुने ही हुए हैं। भगत सिंह कोश्यारी भी उन्हीं में से एक हैं। उन्हें हर वक्त जनता और देश की चिंता रहती है। उत्तराखंड की जनता के प्रति उनका प्रेम किसी से छुपा नहीं है। वे उत्तराखंड के दुर्गम इलाकों तक पहुंचे हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने कदमों से उत्तराखंड के 80% गांवों को नाप दिया है। बात तो सही है कि वो चाहे दैवीय आपदाएं आती है पहाड़ में, ये तो सर्वविदित है। आज तो टीवी अखबार सब है, उस जमाने में तो कुछ भी नहीं था। परंतु जहाँ भी कोई छोटी मोटी दुर्घटना हो जाती थी तो वो पैदल ही चल पड़ते थे। मान लिया धारचूला में कोई भूस्खलन हो गया, कोई वो हो गया, तो वो सीधे यहाँ से चल पड़ते थे। जहाँ तक रोडवेज की बस होगी वहाँ तक तो वो रोडवेज से जाएंगे, फिर वहाँ से पैदल चल पड़ते थे। ऐसे कई दिन होता था। दरअसल भगत सिंह कोश्यारी आपदा के वक्त उन स्थानों तक भी पहुंचे जहां उनकी जान को खतरा हो सकता था, लेकिन वो कभी भी भयभीत नहीं हुए। उन्हें न ही खाने की चिंता रहती थी और न ही सोने की। वे अकेले ही घर से निकल पड़ते थे। वे लोगों के बीच पहुंचते थे, उनसे मिलते थे, उन्हें सांत्वनाएं देते थे। इस दौरान उन्हें भूखा भी रहना पड़ता था। कई बार तो उन्हें 2-2 दिन तक खाना नसीब नहीं होता था। इसके बावजूद
वे निरंतर चलते रहते थे, लेकिन किसी को कभी भी आभास नहीं होने देते थे कि उन्होंने भोजन नहीं किया है, जिससे उन्हें शारीरिक कष्ट भी हुए। जब पहाड़ों में बीजेपी का झंडा डंडा लेने वाला कोई नहीं था, उस समय वो पहाड़ों में घूमते थे और उसी की कहीं पे खाना मिल गया नहीं मिला परवाह नहीं थी और चलते रहते थे, और उसी वजह से स्टमक की भी उनको प्रॉब्लम रहती है। तो जो पुराना उनका वो था उसको उन्होंने कभी आज तक नहीं छोड़ा। आज भी वो अगर रोज़ उनको 500 लोग भी मिलते हैं तब भी वो नहीं थकते, 1000 लोग भी आते हैं तो भी नहीं थकते, और हमेशा उनको एक मतलब उनके अंदर ये भावना रहती है कि मेरे को जितना लोगों के बीच में मैं रहूं उतना अच्छा है। जो सरोकार उनका इस प्रदेश के लिए है बहुत बड़ा है। मैं उनके साथ गुंजी ओम पर्वत तक 2-3 दिन के प्रवास में गया था, तब वहाँ पर आपदा आई थी। तो उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया कि आपदा में जहाँ से लोग जा रहे हैं उसी रास्ते जाऊँगा करके रस्सी से चढ़ने की उन्होंने अभी 2-3 साल पहले हिम्मत दिखाई। हालांकि उसमें काफ़ी उनको शारीरिक कष्ट हुआ, बड़े दुख झेलने के बाद तब हम वापस आए थे। वहाँ पर गुंजी के लोगों से मिलकर वो रो दिए थे, उनके आंसू आ गए थे। जनता के दुख को वो बिल्कुल अपना व्यक्तिगत दुख मानते हैं। भगत सिंह कोश्यारी ने अपनी जन सेवा के बूते कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखंड में अपना कद पर्वतों जितना बड़ा किया। उन्होंने पहाड़ों पर बसे हजारों गांवों को उस वक्त नापा जब वहां बेहद कठिन हालात थे। गांव घरों में गरीबी थी, सड़कों का नामो निशान नहीं था। यहां तक कि अधिकारियों को भी शायद ही किसी ग्रामीण जन ने कभी देखा हो। ऐसे वक्त में भगत सिंह कोश्यारी उन दुर्गम गांवों में पहुंचते और उनके मददगार बनते थे। साथ ही घूमते थे हम गांव में। कोश्यारी जी बड़ा सीधा आदमी थे, तो हमारे लिए अच्छा ही किया, गलत नहीं किया। उत्तराखंड में 80 के दशक में जब पृथक राज्य की मांग ने जोर पकड़ा तो भगत सिंह कोश्यारी ने भी उस आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। उस दौरान उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, उत्तरांचल क्यों। उस पुस्तक में कई सवाल उठाए गए थे जो कि अलग राज्य के गठन के लिए आवश्यक भी थे। उत्तरांचल राज्य की स्थापना के लिए जो एक विजन डॉक्यूमेंट बना था, एक बहुत छोटी सी पुस्तिका थी, और उस जो डॉक्यूमेंट था उसी के आधार पर उत्तराखंड राज्य की उस समय तो अवधारणा थी, लेकिन राज्य का निर्माण उसके आधार पर हुआ था। वो विलक्षण कार्य था जो उन्होंने किया था, और उत्तराखंड राज्य के लिए उनके अंदर हमेशा एक टीस रही, और उसी का प्रतिफल है कि उत्तराखंड राज्य स्थापित हुआ। दरअसल भगत सिंह कोश्यारी ने अपने जीवन का लक्ष्य अपने छात्र जीवन में तय कर लिया था। वो लक्ष्य समाज सेवा का था। जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा तो वो समाज सेवा के लक्ष्य का ही विस्तार था, जिससे उन्हें कामयाबी भी मिली और वे शिखर पुरुष बने। भगत सिंह कोश्यारी जी को मैं जब बीए में पढ़ता था तब से जानता हूँ, और उन दिनों वो अध्यापन में थे शिशु मंदिर में। और जीवन में एक लक्ष्य बनाता है व्यक्ति, तो कोश्यारी जी ने तभी अपना एक लक्ष्य बना लिया था, और समाज सेवा। इधर राजनीति के जरिए भी उन्होंने समाज सेवा की। प्रारंभ में तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाते वो समाज सेवा से जुड़े रहे, और जब मुख्यमंत्री बन गए तो उनकी समाज सेवा का जो दायरा है वो बहुत विस्तीर्ण हो गया। भगत सिंह कोश्यारी जी की सादगी ने पार्टी नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर तो असर डाला ही, वे स्टूडेंट्स के बीच भी लोकप्रिय थे। उनका छात्रों से सीधा संवाद होता था। जब वे सीएम बने तो नई पीढ़ी के युवाओं में नया जोश देखने को मिला। हालांकि उनका कार्यकाल कम वक्त तक रहा, उसके बावजूद बड़ी तादाद में युवा बीजेपी से जुड़े, जिन्हें उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व के बूते पर संवारा। राजनीति में भगत सिंह कोश्यारी होना कोई आसान बात नहीं है। किस तरीके से कोश्यारी जी संगठन में लोगों को जोड़ते चले गए। जब हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए थे, श्रीनगर विश्वविद्यालय में मैं पढ़ता था, तो एक मीटिंग में संगठन कार्यालय में, बीजेपी के संगठन कार्यालय में मीटिंग थी, और हमारे
नेताजी जो है कोश्यारी जी उस टाइम नेता प्रतिपक्ष थे। एक बैठक चल रही थी, बड़े बड़े नेता थे, मैं एक साधारण सा स्टूडेंट था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का। तो मैं कुछ कहना चाहता था अपनी बात, तो कोश्यारी जी को पता नहीं कैसे चल जाता था पता कि कार्यकर्ता कुछ कहना चाह रहा है या दूर बैठा हुआ ये छोटा बालक कुछ कहना चाह रहा, तो उन्होंने जोर से कहा कि भाई आपको कुछ कहना है तो कहिए। ये कोश्यारी जी का व्यक्तित्व है। नेता छोटा और बड़ा हो सकता है, लेकिन कार्यकर्ता जब अपने बड़े नेता के साथ बहुत सहज हो जाता है तो उसका व्यक्तित्व और विराट बन जाता है। भगत सिंह कोश्यारी 2002 से 2007 तक प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष रहे। उस दौरान विपक्ष के नेताओं से भी उनका संपर्क हुआ। राज्य गठन के बाद पहला चुनाव 2002 में हुआ। उस चुनाव में जीतकर कई नेता पहली बार विधायक बने थे, जिन्हें भगत सिंह कोश्यारी जी ने संसदीय नियमों को समझाया और राजनीति में आगे बढ़ने के गुर सिखाए। भगत सिंह कोश्यारी जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। जब हम लोग पहली बार विधानसभा में विधायक बन के गए तो वो नेता प्रतिपक्ष थे और एक सादगी के साथ मिलते थे और हाउस में चीज़ों को उठाते थे। हम लोगों को कई बार टोकते भी थे कि आप लोग जो है नए हो, इन चीज़ों को सीखो, ऐसा करो। तो अच्छा समय उनके साथ रहा। देखिए, भगत सिंह कोश्यारी इस राज्य के उन चंद राजनेताओं में जो पक्ष विपक्ष सब में जिनकी लोकप्रियता रही है। उनसे हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, हमारी मत भिन्नता हो सकती है, लेकिन एज अ पर्सन इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। मेरे तो व्यक्तिगत उनसे संबंध बहुत अच्छे हैं। उनको उत्तराखंड में सेवा करने का अवसर नहीं मिला। ये दुर्भाग्य है उत्तराखंड का भी और ये दुर्भाग्य है भगत सिंह कोश्यारी जी का भी। अब उनको लंबा समय मिलता तो उनकी क्षमताओं के बारे में हमको पता लगता, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में भगत सिंह कोश्यारी जी मेरे मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, लेकिन मेरे प्रिय भी हैं, परम मित्र भी हैं, आदरणीय भी हैं। भगत सिंह कोश्यारी जी मैं ये मानता हूँ कि वो उत्तराखंड के चंद गिने चुने राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के मूर्धन्य शख्सियत हैं। भगत सिंह कोश्यारी साल 2014 से 2019 तक नैनीताल उधम सिंह नगर क्षेत्र के लोकसभा के सांसद भी रहे। उस दौरान उन्होंने क्षेत्र में सालों से लटकी कई योजनाओं को फिर से गति देने का कार्य किया। हम लोग कभी नहीं भूल सकते कि लोकसभा सांसद के रूप में नैनीताल क्षेत्र में जो उन्होंने अद्वितीय कार्य किए, वर्षों से लंबित जबरानी बांध के लिए उन्होंने प्रयास किया, आज वो फलीभूत होने जा रहा है। टनकपुर से लेके और ऋषिकेश से कर्णप्रयाग और टनकपुर से लेकर जो पिथौरागढ़ तक की रेल लाइन का काम आज जिसका सर्वे हो रहा है, और जिसे हम लोग भी जोड़ रहे हैं किच्छा तक, इसकी बुनियाद भी भगत दादा ने रखी थी। उनको तराई, भावर और पहाड़ तीनों के लोगों से संपर्क, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान और लोगों से उनका एक आम जन की तरह संवाद कायम करने का जो तरीका था, उसको हम लोग बहुत मिस करते हैं। भगत सिंह कोश्यारी को सूझबूझ वाला नेता माना जाता है। उन्होंने देश हित में कई फैसले लिए, हालांकि तब उन्हें राजनीतिक नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन बाद में उन फैसलों का व्यापक प्रभाव भी दिखाई दिया। उनका टिहरी डैम में जल भराव का निर्णय भी उन्हीं फैसलों में शामिल है, जिससे आज बड़ी तादाद में बिजली का उत्पादन हो रहा है। वहीं भगत सिंह कोश्यारी को जब वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे को लेकर संसद के 10 सदस्यीय सर्वदलीय पैनल की जिम्मेदारी सौंपी गई, तो उन्होंने इस मुद्दे पर गंभीरता से कार्य किया। कोश्यारी समिति ने सबूतों पर विचार करने और 8 महीने तक मौखिक बयान सुनने के बाद दिसंबर 2011 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें समिति ने OROP में योग्यता पाई और उसके कार्यान्वयन की जोरदार सिफारिश की, जो एक अभूतपूर्व कार्य था। OROP के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, ये डिमांड 45 साल से एक्स सर्विसमैन की चल रही थी। फिर भगत सिंह कोश्यारी जी कमेटी ने इस रिपोर्ट को सबमिट किया और प्रेजेंट गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट ने इसको पोल प्रॉमिस में डाल के, जैसे ही मई 2014 में गवर्नमेंट आई,
इस पे काम किया गया और नवंबर 2015 को इसके लिए ऑर्डर दिया और ये ऑर्डर 1 जुलाई 2014 से एप्लीकेबल था। इस OROP की मेन बात ये थी कि आप जिस रैंक पे रिटायर हुए सबको उतनी ही पेंशन मिलनी चाहिए, डिपेंडिंग कि सबकी सर्विस भी उतनी ही हो। इससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता और पूर्व विधायक काशी सिंह एरी भी उन्हें उसूलों पर चलने वाला शख्स मानते हैं। काशी सिंह एरी के मुताबिक उनका अपनी पार्टी और संघ के प्रति समर्पण राजनीतिज्ञों के लिए एक बड़ी सीख है। भगत सिंह कोश्यारी हमारे भगतदा हैं, वो पूरे उत्तराखंड के भगतदा हैं, पूरी तरह से समर्पित RSS के कैडर के हैं और मैं उनके साथ गया हूँ कई जगह अपने स्टूडेंट लाइफ में। और बहुत सिंपल आदमी, बहुत ही डिवोटेड, डेडिकेटेड। उनका एक ही था कि वो RSS के कार्यकर्ता थे और बहुत मजबूती से उसके साथ लगे रहे, आज भी हैं। भगत सिंह कोश्यारी जी के भाई जगत सिंह कोश्यारी जी के मुताबिक उनके बड़े भाई की नजर में कोई पराया नहीं है। उनके मुताबिक जो भी उनसे मिला वे उसी के होकर रह गए। घर, गांव, परिजन, यहां तक कि देश के किसी भाग और प्रांत का व्यक्ति क्यों ना हो, वे सबसे समान प्रेम करते हैं। परिवार से बाहर अधिक ठहरा उनका, है ना? वो तो हुआ ही अब, तभी तो वहाँ पहुँचे। हम इतना ही सोचते हैं, हमारे लिए नहीं क्या कोई बात नहीं, इसी वजह से वो पहुँच जितने राज क्या कहते हैं उसमें ये प्रधान जिला पंचायत नहीं बने, ऊपर को तो सब बन गए वो। हाँ ना? फिल्म, कला और लोक साहित्य से जुड़े लोग भी भगत सिंह कोश्यारी का बड़ा सम्मान करते हैं। खासकर उत्तराखंड के लोकगीत, संगीत और साहित्य उन्हें काफी पसंद है। वहां की लोक कथाओं पर आधारित नाटकों के मंचन के लिए भी वे कलाकारों को प्रेरित करते रहे हैं। संस्कृति का सवाल है, संस्कृति के प्रति उनका लगाव बहुत ज़्यादा है। उन्होंने एक कार्यक्रम में मुझे जिम्मेवारी दी कि मैं बाला गौरिया पर काम करूं, बाला गौरिया का मंचन करूं, और 3 महीने लगातार उनकी उस बात को लेकर मैंने अध्ययन किया और बाला गौरिया पर एक 2 या सवा 2 घंटे का एक कुमाऊनी भाषा में नाटक मंचन किया, जिसको उन्होंने बहुत सराहा। उसका प्रसार और प्रचार अब दिनों दिन बढ़ रहा है। मैं भगत सिंह कोश्यारी जी को नमस्कार करता हूँ। बड़ी खुशी होती है जब भगत सिंह कोश्यारी जैसे लोग जो उत्तराखंड बागेश्वर जनपद के सुदूर गांव से निकलकर राजभवन तक जाते हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत होता है। आगे बढ़ने के लिए एक हौसला बुलंद होता है। और मेरा तो एक छोटा सा वाक़या रहा है कि मैं एक जूरी में था, नाटक उत्तराखंड के तमाम कुमाऊं गढ़वाल के नाटक हो रहे थे, तो उसमें एज ए चीफ गेस्ट वो आए थे दिल्ली में किसी ऑडिटोरियम में। तो उसमें आकर के जो उन्होंने 2 शब्द बोले, तो उन्होंने शेक्सपियर का एक जो नाटक है एज यू लाइक इट, उसको कोट किया था कि कैसे दुनिया एक रंगमंच है और हम जो है ना सब अलग अलग अभिनय करते हैं, कभी रोने का, कभी हंसने का, और ऊपर वाला जो है डायरेक्टर है। तो लगा कि नहीं, ये राजनेता नहीं है, ये कहीं ना कहीं साहित्य से भी जुड़े हुए हैं और उसकी बहुत गहराई से पकड़ भी रखते हैं। भगत सिंह कोश्यारी जी का दायरा लोक संस्कृति तक ही सीमित नहीं है। फिल्म और रंगमंच से जुड़े जिन लोगों ने उनके साथ मंच साझा किया, वे लोग भी उनका बड़ा सम्मान करते हैं। हर कोई उनकी सरलता और सादगी का कायल है। जब भी मैं उनको कभी सुनता था स्टेज में, 1-2 बार तो मैंने उनके साथ स्टेज शेयर भी की थी, तो वो बहुत ही सरलता के साथ बोलते थे, बड़े उनके कन्विक्शन के साथ बोलते थे। और अब हम जब ये सुनते हैं कि जब चीफ मिनिस्टर थे तब तो आम लोग उनसे मिलते थे, कोई ऐसी बात ही नहीं हुई चीफ मिनिस्टर हैं, हम उसी लहजे से बोलते थे। अब आज गवर्नर हैं, वहाँ भी लोग जाते हैं तो उनके वही आपने अपना जो बुनियादी जो आपका व्यवहार रहा, बुनियादी जो सरलता रही और बुनियादी जो एक लोगों से जो प्रेम है वो अभी मेंटेन किए हुए हैं। ये वास्तव में पहाड़ की जो संवेदनशीलता है
उसको लेके आप आगे बढ़ रहे हैं और समाज की सेवा करने के लिए कटिबद्ध हैं। भगत सिंह कोश्यारी के अगर हम जीवन की अगर बात करते हैं तो उनका भी जो अपना पूरा जो एक राजनीतिक अपना जीवन है, जो आज अब हमारे अपना महाराष्ट्र के अपने राज्यपाल के पद तक पहुँचे हैं, तो जो भी उनके अंदर की जो एक अपना ईमानदारी का एक जो फूट था, तो यही एक अपना कारण रहा है कि भगत सिंह कोश्यारी का नाम जो है आज पूरे न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि हिंदुस्तान के में जो है बड़े सम्मान से लिया जाता है। भगत सिंह कोश्यारी साल 1996 में यूपी विधान परिषद के सदस्य बने। उस वक्त उनकी उम्र करीब 55 साल थी, लेकिन तब तक वे प्रदेश में एक स्थापित राजनेता हो चुके थे। वे देश के उन चंद नेताओं में शुमार हैं जो विधान परिषद, विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। भगतदा ऐसा देश का कोई एक सदन नहीं है जिस सदन के मेंबर रहेंगे। भारत की लोकतंत्र में विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा चारों की चारों सदनों में रहने का भाग्य भगतदा को मिला। भगत सिंह कोश्यारी को देश और दुनिया के लोग एक शिक्षक, लेखक, पत्रकार और राजनीतिज्ञ की भूमिका के तौर पे तो देख ही चुके हैं, लेकिन ये कम ही लोग जानते हैं कि वे मध्य हिमालय में पैदा हुए वो शख्स हैं जिनका मन राजभवन से ज्यादा लोगों के बीच पहाड़ के गांव में लगता है। वे एक समाज सेवी की तरह उत्तराखंड के लोगों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए हर वक्त प्रयास करते रहे हैं। यही वजह है कि पहाड़ के लोग भी उन्हें अपना मित्र, भाई और नाते रिश्तेदार के रूप में देखते हैं। न किसी का डर, न किसी का भय। जिंदगी के सफर में न जाने कितनों को उसने राह दिखाई। जो अपने थे उनकी तो उंगली पकड़ी ही, जो पराए थे उनको भी रास्ता दिखाया। सियासत के आसमान पर वो अकेला नहीं चमका। जो साथ आया उसे साथ रखा, जो दूर गया उसे भी रोशन किया। न कोई उसका विरोधी है, न उसने किसी को पराया समझा है। तभी तो 80 बरस की उम्र में भी उसका सूरज चमक रहा है।